सैयद मोहम्मद हसनैन अगर नाम है मेरा जी सर। और बेसिकली आई बिलोंग्स टू ज़िला झेलम, क्योंकि वाले साहब आर्मी में थे और मुख्तलिफ जगह पे उनकी ट्रैवलिंग होती थी। लेकिन ये कि राइफ़ल का शौक़ उसी तरह ही है। लेकिन इसमें मैं अपने एक दोस्त को मेंशन करूँगा, आप भी जानते हैं अच्छी तरह, कमर को, और मैंने फिर इम्पोर्ट की यहाँ पे। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिस तरह हर किसी को अपने शौक के लिए नई नई जगह पर जाने का शौक होता है, वो पूरा करना चाहता है, अपने आप को वहाँ लेकर जाता है। इसी तरह मुझे भी एयर गन्स देखने का शौक है और एयर गन से मुतल्लिक नई अशिया को तलाश करने की जुस्तजू रहती है। और इस जुस्तजू के लिए आज मैं पहुँचा हूँ जी ज़िला रावलपिंडी में। हमारे बहुत ही प्यारे सर हैं सैयद हसनैन हैदर साहब, उनके पास आज हम पहुँचे हैं। तो आज क्योंकि उन्होंने स्लग्स भी बनाए हैं, सैंड स्लग्स के नाम, सैंड प्रोजेक्टाइल्स के नाम से सैंड स्लग्स हैं वो जी, उनके बारे में पूछेंगे। आज उनकी कलेक्शन आप दोस्तों को दिखाएंगे और साथ में उनसे पूछेंगे कि आपको शिकार का शौक कब से शुरू हुआ, कैसे इस फील्ड में आए, एयर गन्स की फील्ड में, और इसके अलावा वो क्या क्या करते हैं जी। तो सर से पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और यू आर मोस्ट वेलकम सर। बहुत शुक्रिया आपका जो आपने इतना हमें टाइम दिया। तो सर सबसे पहले आपका मुख्तसर सा तारुफ करवा देते हैं दोस्तों को। ये सैयद मोहम्मद हसनैन अगर नाम है मेरा जी सर। और बेसिकली आई बिलोंग्स टू ज़िला झेलम, ठीक है। लेकिन ज़्यादा टाइम जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद में गुजरा जी। और जहाँ तक शौक का तल्लुक है, जिस तरह हर रनर को आपको पता है कि शौक मोस्टली उसके पेरेंट्स से, ग्रैंडफादर से आता है, इसी तरह मुझे भी ये शौक अपने फादर से मिला जी। क्योंकि वाले साहब आर्मी में थे और मुख्तलिफ जगह पे उनकी ट्रैवलिंग होती थी, तो उनके साथ तकरीबन बचपन से ही जाना स्टार्ट कर दिया था। और आहिस्ता 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 ये शौक बढ़ता गया और फिर कुछ ज्यादा ही हो गया। इतने फादर को नहीं था, लेकिन हम थोड़े एक्सट्रीम पे चले गए जी सर। काफ़ी आपको देखा है सोशल मीडिया पर भी, पहले भी आपसे मुलाकात हुई है, कलेक्शन आपकी देखी थी, आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी कलेक्शन है, दोस्तों को पता है। तो थोड़ा सा अपनी कलेक्शन के बारे में बताएं, आपके पास एयर गन्स की जो कलेक्शन है। अच्छा, बेसिकली मैं जो ना राइफल शूटर हूँ जी सर। ठीक है। और लॉन्ग रेंज मतलब है कि जिस तरह कि मुझे पाकिस्तान के ऑलमोस्ट तमाम जो ट्रॉफीज हैं, अलाउड जो परमिटेड ट्रॉफीज हैं, तमाम का मैंने हंट किया हुआ माशाल्लाह। तो बेसिकली राइफल शूटर होने की वजह से मुझे एयर गन्स का शौक हुआ। ठीक है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बिग कैलिबर का एमओ अरेंज करना जी सर, तो काफ़ी मुश्किल काम है, और दिन ब दिन उनकी कॉस्ट बढ़ती जा रही थी। फिर आप इतना उसको फील्ड के अंदर ट्राई नहीं कर सकते। तो इसी शौक को कंटिन्यू करने के लिए मैं फिर एयर गन के ऊपर शिफ्ट हुआ जी सर। लेकिन ये कि राइफल का शौक उसी तरह ही है, डेफिनेटली बेस्ट दुनिया की सबसे बेस्ट राइफल्स भी मौजूद हैं, वो किस दिन आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन उसके बाद फिर जब एयर गन पे हुआ, एयर गन की एक्यूरेसी भी ली, उनका भी मज़ा आया। तो ऐसा आहिस्ता फिर एयर गन बढ़ते बढ़ते ये शौक जो है ना काफ़ी आगे चला गया। ठीक है। और तकरीबन मेरे पास तमाम अच्छे ब्रांड जो हैं वो मौजूद हैं, जिनके अंदर मेरे पास रैपिड एयर वेपन रॉका HM1000X की 3 राइफल्स हैं, एयर राइफल्स हैं। उसके बाद डेट स्ट्रेट की है मेरे पास हैं, FX की मेरे पास काफ़ी 3-4 ब्रांड्स हैं FX के, अभी भी 3 एक तो मेरे पास पड़े होंगे जी सर। उसके बाद जनाब FX बॉस मेरे पास पड़ी हुई है। फिर वो डियाना जब स्टार्ट लिया था, डियाना P1000 थी, वो अभी भी पड़ी है मेरे पास। उसके बाद हुबन मेरे पास, ये तो सर आपकी ब्यूटी है। हाँ, ये मुझे काफ़ी पसंद है। हुबन मेरे पास ये है K1 है जी, 2022 Gen 6 की है। इसके बाद मेरे पास वुल्कन एंड हुबन 2 और पड़ी हुई हैं जी सर। तो बस यही मेरे पास कलेक्शन है। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, आप चलते हैं आपके जो नई आपने स्लग्स मुतारफ़ करवाए हैं सैंड प्रोजेक्टाइल्स के नाम से, उसका थोड़ा सा तारुफ करवाएं, और ये पाकिस्तान में स्लग्स की क्या ज़रूरत है इसके बारे में थोड़ा सा। ये एक्चुअली मैंने कोई ये सोच कर स्टार्ट नहीं लिया था कि ये मैं पब्लिक करूँगा जी सर। क्योंकि जिस तरह दिन ब दिन आपको पता है कि इंपोर्ट मुश्किल होती जा रही थी और प्राइस दिन ब दिन ऊपर जा रहे थे। बिल्कुल सर। तो हमने जब स्टार्ट लिया था उस वक्त तो हम GSB की डब्बी हम यूज़ करते थे,
तो वो काफी चीप पड़ जाती थी हमें। चीप से मुराद है कि रीजनेबल प्राइस होती थी कि आप अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम स्टिल वही होती थी क्योंकि मैं तो यूरोप और अमेरिका से मंगवाता था। तो जिसको भी रिक्वेस्ट करनी है वो, क्योंकि आपको पता है कि एक लेड का वेट होता है, 2 डब्बियां आपको लाना हो तो 1 किलो 1.25 किलो वेट हो जाता है। तो वहां से लाना लोग जो है ना, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने, मैंने फील किया कि वो जो है ना इस चीज को अवॉइड करना चाह रहे हैं। इवन मेरे अपने कुछ रिलेटिव भी कनाडा में भी थे और उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की, तो वो एक दफ़ा लाए, फिर अगली दफ़ा उन्होंने कुछ ऐसा एक्सक्यूज़ किया कि मुझे फील हुआ कि यार ये इनके लिए प्रॉब्लम हो रही है। इसी तरह दोस्तों के साथ जिनको हम फ्रैंकली कह देते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो उन्होंने भी थोड़ा सा वो किया। लेकिन इसमें मैं अपने एक दोस्त को मेंशन करूंगा, आप भी जानते हैं अच्छी तरह, कमर को, कि कमर को मैंने जब भी कोई चीज़ कही है ना, उसका अपना सामान आए या ना आए, बिल्कुल सर, वो मेरे लिए यकीन करेंगे प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर जिस तरह भी उसने मैनेज किया है वो मेरे पास चीज उसने मुझे देता रहा। एनीवेज, तो फिर मैंने सोचा कि यार ये तो दिन ब दिन काम मुश्किल होता जा रहा है, तो क्यों ना अपना स्टार्ट किया जाए। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लोकल डाई बनाना शुरू की मैंने, और उसमें मैंने काफी कामयाबी भी की। लेकिन एंड ऑफ द डे पे जो मैंने रिजल्ट निकाला कि आपके पास उस तरह का वर्कमैनशिप नहीं है, उस तरह की क्राफ्टमैनशिप नहीं है कि आप डाई को यहाँ पर किसी को स्पेसिफिक समझा के उससे वो चीज बनवा सके। लेकिन मैंने काफी टाइम भी वेस्ट किया इसके ऊपर, पैसा भी वेस्ट किया। वो डाइज अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है, यानी कि वर्कआउट करते मैं काफी पुराना कर रहा था इसके ऊपर कि मैं इसको करूं। लेकिन एंड ऑफ द डे पे मैंने कहा नहीं यार, अब जब आपने शो करना है तो बेशक थोड़ा सा लेट कर लें लेकिन अच्छा करें। तो फिर मैंने प्रेस इंपोर्ट की, उसमें भी काफी प्रॉब्लम्स मुझे पेश आई। प्राइस टैग काफी हाई था उसका, उसके बाद वेट उसका था, फिर वो उसको वहां से लाना किस तरह लाया जाए, फिर उसके ऊपर ड्यूटीज थी। एनीवेज वो फिर उस वक्त तो मैंने सारा बेर कर लिया और मैंने फिर इंपोर्ट की यहाँ पे। फिर लेड का इशू आया कि लेड आपको किस क्वालिटी की लेड आपको चाहिए। इसमें थे कि मैंने कुछ लेड जो थी रेफरेंस के लिए साइड पाकिस्तान से भी बाई की मैंने, अच्छी लेड थी वो भी, लेकिन साथ ही मैंने चाइना से भी इंपोर्ट का वो प्रोसेस किया। और एक मेरे दोस्त थे जो रेगुलर इंपोर्ट करते थे चाइना से मुख्तलिफ चीज़ें, तो उन्हीं के थ्रू मैंने फिर चाइना से लेड इंपोर्ट की और उससे मैंने स्लग बनाए और उससे अच्छी परफॉर्मेंस उनकी आ रही है। दूसरा सर आगे चलते हैं, सवाल है एक कि आजकल दोस्त कह रहे हैं जी कि आपके पास सारी जी इम्पोर्टेड गने हैं और हमारे पास वो P15 चाइना वाली और P10 है, क्या ये स्लग्स चल पड़ेंगे हमारे जनाब P15 और P10 पे? अच्छा इकराम, ऐसा था कि ये मुझे भी जब मैंने ये इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करा तो मुझे भी इसके ऊपर काफ़ी मैसेजेस आए जी, तो आप तो FX या ये वाले ब्रांड चला रहे हैं, हमारे पास वो नहीं है। तो पहले तो मैंने जितने भी इनके ट्रायल किए थे वो मैंने FX के ऊपर ही किए थे या रैपिड के ऊपर किए थे और या वुल्कन के ऊपर मैंने चलाए हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट भी अच्छी गन्स हैं, लेकिन मैंने इसमें कोई स्लग लाइनर यूज़ नहीं किया। स्लग लाइनर मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है और इम्पैक्ट में भी मैंने उसको चलाया। स्लग लाइनर यूज़ नहीं किया, सिंपल मैंने बैरल में यूज़ किए हैं। लेकिन जब मुझे सब दोस्तों ने कहा तो फिर मैंने किसी दोस्त से P10 बोरो की, उसके ऊपर मैंने रिजल्ट लिए और मैंने उस रिजल्ट के एक्चुअली मुझे एडिटिंग और वो आपको पता है वो आता नहीं है मुझे ना, तो जिस तरह जो था मैंने उसी तरह पोस्ट कर दिया। सिंपल ये बताने के लिए कि यार ये इवन 1 इंच ग्रुप P10 का मैंने 100 यार्ड के ऊपर लिया। मैंने भी वो अपनी QS पाकिस्तानी एयर गन पे भी इस्तेमाल किए हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया है। हाँ। 20 ग्रेन में। अच्छा बाय चांस इस तरह था कि ये रिजल्ट जो अच्छे मिल रहे हैं, इसकी जो मेरे नॉलेज में जो मेरी समझ है उसकी रीजन ये है कि यहाँ आपको डाई जो है वो मिलते हैं 0.217 ठीक है, या डाई मिलते हैं आपको 0.218 या 219 की, जो अगर आप बाहर से लेते हो तो लोकल आप जो मर्जी बना लो। लेकिन जो मेरी डाई का साइज है वो ना 217 है ना 218 है। ठीक है सर, ठीक है, वो सेंटर का एक साइज है। अच्छा, और बड़ी रिसर्च के बाद मैंने वो डाई बाई की और उसी की वजह से आप देखें कि वो जो स्लग है हर बैरल को वो मैच कर रहा है, उसके साथ सूट कर रहा है, जबरदस्त चल रही है। और दूसरा सारे जो नए शिकारी आ रहे हैं इस फील्ड में, एयर गन की फील्ड में, उनके लिए थोड़ा सा पैगाम
क्या उन्हें करना चाहिए, क्या जो है ना जब नहीं आते हैं, एक तो वो आउट ऑफ सीजन भी शिकार खेलते हैं यार बहुत ज्यादा। एकदम मैं आपको समझ गया हूँ। देखो मैं ना फेसबुक के यूज कर रहा हूँ 2008 से। जी सर। मुझे भी बड़ा शौक था ओवरकिल करने का, और एटीएम की स्कोप्स मैंने लगाई, उसके अंदर से मूवीज बनाई। यकीन करें कि मेरा एक क्लिप पूरी दुनिया में काफी पॉपुलर हुआ, जिसमें मैंने बड़े शॉर्ट पीरियड में मैंने बेसिकली 5 तीतर, एक ही फ्लॉग में से 5 तीतर मैंने, और उसमें मैंने उसको कैप्चर भी किया। वो मैंने फेसबुक पे लगा दिया, जिस तरह सब लगाते हैं। उस वक्त मुझे भी बड़ा प्राउड फील हो रहा था। लेकिन उसके बाद मुझे फिर ना कॉल्स आई कि सर आपने 5 मारे हैं तो हम 7 मारेंगे और हम 8 मारेंगे। यकीन करेंगे अगर आप मेरा सेंस सैयद का जो प्रोफाइल पुराना चल रहा है, आप उसको देखेंगे तो आपको मेरी एक्टिविटी पिछले 4-5 साल से बिल्कुल खत्म नजर आएगी। क्योंकि उसके बाद मैंने छोड़ मैंने कहा यार नहीं, अगर किसी भी 2, 3, 4 मार के लगा देता हूँ, अगला कंपटीशन ले लेता है जी कि हमने सर आपने ये मारे हैं, हमने ये मारे हैं। तो इस चीज को मैं टोटली डिस्करेज करता हूँ। ठीक है, ओवरकिल ना मैं करता रहा, ये नहीं कि नहीं, ठीक है, उसको तब ये समझ लेंगे बस गलत था, लेकिन हो जाती थी। एहसास है उस चीज का? नहीं डेफिनेटली है। मैंने फिर उसके बाद टोटली छोड़ दिया। ये अपना एक मैंने बना लिया कि यार ये मेरी लिमिट है, इस लिमिट से ऊपर मैंने नहीं जाना। ठीक है। देखिए आप जब आपके पास अल्लाह ताला ने इतना आपको दिया हुआ, हाई ब्रांड अप आपकी चीजें हैं। देखिए एयर गन तो आपकी चलो मैटर कर गई, आपने ले ली, लेकिन एयर गन अकेली मैटर नहीं करती। इसके साथ आपका माउंट है, इसके बाद आपकी स्कोप है, तीसरा आपके पास रेंज फाइंडर। 4 चीजें आपका कॉम्बिनेशन बनेगा तो फिर आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा आएगा। ओवरकिल नहीं होनी चाहिए। देखिए जो भी है वाइल्ड लाइफ ने इसके ऊपर बैन लगाया, हंटिंग बाय लॉ वो नहीं लगा सकते। पंजाब में सिर्फ लगाया, पंजाब में बाय लॉ लगा भी नहीं सकते, क्योंकि इसको पास होना है असेंबली में से, असेंबली में से पास नहीं है। उन्होंने एक पाबंदी लगा दी जिसको एनी टाइम चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन लोग नहीं करते। लेकिन मैं इस चीज को माइंड नहीं करता, मैं इस चीज को इस सेंस में लाइक कर रहा हूँ कि आपकी जो लाइफ है, वाइल्ड लाइफ है, इसे थोड़ी सी प्रिजर्व रहेगी, थोड़ी सी रिजर्व रहेगी। और कोशिश करें, मैं तमाम दोस्तों को ये कहता हूँ कि बेसिकली अगर आप वाइल्ड लाइफ इस तरह स्टडी करें ना, शिकार के जो उसूल हैं उसको स्टडी करें, तो उसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं जो मैं अभी यहाँ पर बोलूंगा तो मैं भी कोई दोस्त जो है माइंड करें तो उस चीज को मैं उस चीज में नहीं जाता। हर बंदे को पता है कि हंटिंग के क्या रूल है, लेकिन वो उस चीज से अपने आप को तसल्ली देते हैं, नहीं यार चैलेंज शॉट लें। देखें चैलेंज शॉट लें आप, अगर आपको ऐसा शॉट है और आपको टारगेट भी दूर है और आपके पास चांस भी एक है, आप उसको लें, उसमें मजा भी आएगा आपको। लेकिन ये है कि ओवरकिल मैं तो कहता हूँ अवॉइड करना चाहिए। कोई भी शॉट लें, चैलेंज शॉट हो, चैलेंजिंग शॉट हो, आपके पास उसका रिकॉर्ड बहुत अपने शौक के लिए कर रहे हैं, तो वो इस चीज को मैं कहता हूँ ओवरकिल नहीं होनी चाहिए। सर थोड़ा एंड ही करते हैं, आखिरी एक सवाल आपसे पूछते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी आपकी कलेक्शन दिखाएंगे दोस्तों को कि आपकी सबसे बेहतरीन एयर गन जो है वो आप जो लाइक करते हैं और उसके साथ जो सेटअप है आपका, स्कोप वगैरह और ये सारा है। यार इकराम, जब अभी अगर हम स्कोप्स के ऊपर और इन तमाम चीज़ों पे गए ना, तो स्कोप माशाल्लाह मेरे पास ऐसे ऐसे ब्रांड पड़े हुए हैं कि मैं अगर उनको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा ना, तो आज जो आपका मिशन है फील्ड के अंदर जाकर देखने का वो रह ले जाएगा, लेकिन जो मेरे पास यहाँ पर सामने पड़े हैं तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन अगर आपको इसके बाद शॉर्ट गन्स का, पिस्टल्स का या राइफल्स का, अच्छी राइफल्स मुझे बताते, मैं एक निकाल के रख देता आप यहाँ पे, ताकि वो मैं यहाँ पे अभी इतना टाइम डिस्प्ले कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि वो क्या चीज़ है। एनीवेज जो एयर गन्स में मुझे जो सबसे अच्छी जो मैं काफी शौक से चलाता हूँ वो है रैपिड एयर वेपन। हाँ, HM-Max 1000। देखिए HM-1000X और HM-Max में फर्क है थोड़ा सा। ठीक है। फर्क ये है कि जो HM-X का लेटेस्ट ब्लॉक है उसमें प्लेनम बड़ा है, बेसिकली वो ब्लॉक बनाया गया है 357 कैलिबर को रन करने के लिए। ठीक हो गया। और उसमें मैंने हुमा का रेगुलेटर इंस्टॉल करवाया और बैरल उसकी टॉप ऑफ द लाइन है, चेसी है, शॉटगन अभी आपको दिखाऊंगा मैं, वो है। उसके बाद मुझे बड़ा शौक था शुरू से ही हुबन का, ठीक है सर, लेकिन मुझे कि उसके रिव्यूज अच्छे नहीं लग रहे थे। फिर मैंने एक नॉर्वे में बाई कर ली, लेकिन वहाँ पे लाइसेंस के ऊपर आपको बाई करना पड़ता है। 0.17 कैलिबर से ऊपर जाएंगे देन यू नीड अ लाइसेंस। एनीवेज वो दोस्त को कह के मैंने बाई की, लेकिन बाई चांस किसी वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ सकी। ठीक हो गया। और लेकिन जब वही उसके अंदर एक्यूरेसी नहीं थी। ठीक हो।
तो फिर मैंने उसको एक्यूरेट करने के लिए मैंने पूरी उसको डिसअसेंबल किया। और एक्चुअली ये काफ़ी डिफिकल्ट गन है। डिफिकल्ट इस सेंस में है कि ये हैमरलेस गन है, ऑल टाइम लोडेड होती है, इसलिए आपको बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। तो उसके जो मैगजीन से उसके ग्रूव स्टार्ट होते हैं और वो ग्रूव मैच करते हैं आपकी बैरल के साथ। ठीक हो गया। तो अमूमन ये होता है कि आपकी बैरल जो मैगजीन है वो अलाइन नहीं होती जी, तो आपको उसको अलाइन प्रॉपर अलाइन करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, अलाइन आप कर लें, बैरल को प्रॉपर साफ कर लें, उसके बाद रेगुलेटर की सेटिंग आप अगर आप प्रॉपर कर लें तो आपको ना एक्यूरेसी मिलती है। फिर मुझे इसके साथ जो मैंने हाईएस्ट 140 यार्ड का रशियन डव के ऊपर शॉट लिया और भी मेरे पास रिकॉर्डेड है जी सर। इस ऊपर मैंने इसको ट्राई नहीं कर सका, लेकिन ये लिटरली 1 होल एक किस्म का देती थी 100 यार्ड के ऊपर। 100 यार्ड पे 100 यार्ड। फिर मेरा मुझे ख्वाहिश हुई कि लेटेस्ट लेनी चाहिए, लेकिन प्राइस बहुत ऊपर चली गई इनकी। अब जो है 2023 की जो हुबन है लिमिटेड एडिशन है वो $3,600 की है, विच इज टू मच। बिल्कुल ठीक है। तो 2022 की मेरे पास पड़ी है, ये मेरे पास 2022 की है, ये भी स्पेशल एडिशन है विद गोल्डन सेफ्टी लॉक है और वेरी लाइट, इजी टू कैरी है, इजी टू हैंडल है जी सर। और लेकिन हुबन वालों की प्रॉब्लम ये है कि गन के साथ कोई एक्सेसरी नहीं देते ये। ठीक है, आपको इसका मोनोमीटर अगर आपने लगाना है आगे वो खुद लेंगे, वो भी $100 का है। उसके बाद ये बस ये रेगुलेटर मीटर आता है इसमें। ठीक है सर, लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल गन।